नहीं हो रहा था ना? हो रहा था। हाँ, तो इससे उन्हें लगा कि अगर अपनी मर्जी से कुछ काम कर नहीं सकते तो जीना बेकार है, और उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन जहर खाने से डर लगा और ये विचार उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इस अनुभव ने उनसे बीड़ी पीने की लत छुड़ा दी। इसके बाद उन्होंने चोरी की, लेकिन इस अपराध का बोझ उनकी निष्पाप आत्मा सहन न कर सके, और उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने पिता को चिट्ठी लिखी। देखिएगा कि जब हम लोग कोई गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को स्वीकार करने में भी हम लोगों को, उन गलतियों को भी हमें स्वीकार करना आना चाहिए। कई बार दोस्तों हम अपनी जिंदगी में फैसले जब ले लेते हैं, अकेले फैसले ले लेते हैं, या हम लोग गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। लेकिन महात्मा गांधी जी के इस स्टेटमेंट से हमें यकीन हो जाता है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं तो निश्चित ही तौर पर हमें उन गलतियों को आत्मसात करते हुए हम उस गलती को स्वीकार करना भी आना चाहिए। इतना बड़ा माइंड भी हम लोगों का होना चाहिए। मतलब देखिएगा कि नैरो माइंडेड थिंकिंग हम सबके हो गई है कि वो यदि मुझसे बात नहीं करती तो मैं क्यों बात करूं। होता है ना। मतलब घर में भी यदि हम दो बहनें होती है या भाई बहन होते हैं, तो भाई बहनों के बीच में जब झगड़ा होता है तो वो मुझसे बात नहीं करता है तो मैं क्यों बात करूं। जब इस प्रकार का स्टेटमेंट हम लोगों का होता है तो कहीं ना कहीं जब हम लोग महात्मा गांधी जी के या स्वामी विवेकानंद जी के इनके वक्तव्य को, इनके कृतित्व को, या इनके द्वारा लिखी गई उन रचनाओं को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि उस प्रकार का जो कथन होता है तो निश्चित ही तौर पर हमें अपने आप में परिवर्तित करने के लिए ही होता है। तो हमें परिवर्तित करना है, मतलब क्या करना है, तो ध्यान में रखिएगा कि परिवर्तन की वो जो धारा उस जमाने में उन सभी लोगों ने हम लोगों से कही थी, तो निश्चित ही तौर पर उनका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। और यह लिखने के पीछे, अब महात्मा जी ने यह तो लिख दिया मेरे सत्य के प्रयोग में, उन्होंने सच्चाई बता दी। हो सकता है उन्होंने यदि यह न बताते और उसकी जगह पर वो ये भी तो बता सकते थे कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई चोरी नहीं की, मुझे कोई बीड़ी पीने की लत नहीं लगी थी। लेकिन देखिएगा उन्होंने सत्य को अपनाया। सत्यान्वेषी थे ना महात्मा जी, सत्य पर आरूढ़ रहे। हम लोग सत्य को कितना मानते हैं, कितनी बार हम लोग अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते, देखिएगा बोलते हैं। मोबाइल हाथों में रहता है, हम लोग कहते हैं कि हमारी स्टडी चल रही है, लेकिन क्या हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं? क्या हम अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे हैं? मम्मी आते ही दूसरी स्क्रीन आ जाती, ऐसा क्या होता है? तो बेटा यह यदि होता है तो यह भी हम यूं कहेंगे कि यह भी पाप है, क्योंकि गांधी के कहने का अनुसार झूठ बोलना यदि पाप है तो आप यदि आप अपने मम्मी पापा के साथ यदि ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो निश्चित ही आप भी उस पाप में सहभागिता दे रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर जब वो कहते हैं कि यदि बीड़ी खरीदने के लिए, अरे यार फिर से वेटिंग रूम आ गया। हाँ ठीक है, कर दिया उनको एडमिट। हाँ, तो यदि उन्हें लगता है कि अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते तो जीना बेकार, उन्होंने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन जहर खाने से डर लगा और यह विचार उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन इस अनुभव ने उनसे बीड़ी पीने की लत छुड़ा दी। इसके बाद उन्होंने चोरी की, लेकिन इस अपराध का बोझ उनकी निष्पाप आत्मा सहन न कर सकी। उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने पिता को चिट्ठी लिखी। कितनी बार हम अपने अपराधों को स्वीकार करते, यदि नहीं करते होंगे अब तक, तो अब आपके जो गलतियां आपने की हुई है तो उन गलतियों को कम से कम हमें स्वीकार करना आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग महात्मा जी को पढ़ रहे हैं, हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ रहे हैं। दोस्तों जब ये बुक इन लोगों ने तैयार की तो इस बुक को तैयार करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन निश्चित ही रहा होगा। और क्या प्रयोजन है उन लोगों का, यह प्रयोजन हम आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बता चुके हैं दोस्तों। तो देखिएगा कि जब हम कोई गलतियां करते तो उन गलतियों को भी निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को आत्मसात करना ही चाहिए, स्वीकार करना आना चाहिए। हमें अपनी गलती को स्वीकार करना, इसके लिए बहुत बड़ा माइंड चाहिए। नैरो माइंडेड थिंकिंग को हमें छोड़ देना चाहिए। अब देखिएगा उन्होंने अपने पिता को
चिट्ठी लिखती है और प्रायश्चित करना सोचा। अब देखिएगा कि पिता का उत्तरदायित्व क्या होता है। उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने पिता को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और जिसे पढ़कर उनके पिता क्रोधित नहीं हुए, बल्कि यह देखकर कि बच्चे ने अपनी गलती अपनी खुद की समझ से स्वीकार कर ली है, उन्हें माफ कर दिया गया। देखिएगा पिता भी अपनी ओर से कितने अच्छे से माफ कर देते, लेकिन इतना बड़ा माइंड पहले तो हमारा होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, हम अपनी गलतियों को आत्मसात करें और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए हम हाथ जोड़ के अपने मम्मी पापा के साथ, अपने उन गलतियों को स्वीकार करने के लिए लोग रहे। अब प्रायश्चित करने का अब उनका जब नीचे आया तो अपराध स्वीकार करते हुए अपने पिता को उन्होंने जब चिट्ठी लिखी, तो जिसे उस चिट्ठी को पढ़कर उनके पिता क्रोधित हुए, बल्कि यह देखकर कि बच्चे अपनी गलती अपनी खुद की समझ से स्वीकार कर लिए, उन्हें माफ कर दिया गया और अपने प्रायश्चित्त से ऐसे तू लेते म्हणते मोठा मोबाईल घिसणे ग म्हणे की अरे मी मिठाल किती जायचंय ते सांग। देखिएगा मीटिंग चालू इथं। दीक्षा, प्राची, माइक बंद करो। हाँ, हम बात कर रहे थे कि जब हम अपनी गलतियों को आत्मसात करते हैं तो अपनी गलती खुद की समझ से स्वीकार कर लेनी चाहिए और उन्हें माफ कर दिया जाता है। तो अपने प्रायश्चित्त से गांधी जी का मन जितना हल्का हुआ, उससे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पिता की प्रतिक्रिया का पड़ा। अब देखिएगा कि उनके पिता की जो प्रतिक्रिया थी, उनके पिता की प्रतिक्रिया क्या थी और किस प्रकार से थी। अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। चोरी एक प्रायश्चित। चोरी और प्रायश्चित आत्मकथा के उस अंश को हम अभी आपके सामने रखेंगे। यहाँ तक आपको बताया तो यह केवल एक अंश के माध्यम से बताया बेटा। आपको यह सभी बातें हमने जो बताई वो आपके किताब में से जो इंट्रोडक्शन दिया था उसके संदर्भ में हमने बात की। यहाँ तक तो समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, किसी को कोई सवाल है? यहाँ तक आते हुए किसी को कोई सवाल है? नो मैम। नो मैम। हाँ, सवाल नहीं होते हैं तो हाँ, सवाल नहीं होते हैं तो अब हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे अपने बुक को। मांसाहार के समय, अब देखिएगा हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, है ना। तो मांसाहार के समय और उससे पहले की कुछ दोषों का वर्णन अभी रह गया है, और ये दोष विवाह से पहले के अथवा उसके तुरंत बाद के हैं। अब देखिएगा कि जब भी हम गांधी जी की बात करते हैं तो निश्चित ही तौर पर महात्मा गांधी जी का जो वक्तव्य है वह मांसाहार का नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने शांति की बात कही, अहिंसा की बात कही, प्रेम की बात कही, तो वहां पर मारकाट की बात कहाँ हो सकती, तो मांसाहार की बात कहाँ हो सकती है ना। तो उनकी जो अपने रिश्तेदार थे, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हम सभी लोग चले जाएंगे कहाँ पर, तो हमें सबको जुड़ना होगा महात्मा गांधी जी के स्टेटमेंट पर जाकर। तो अपने रिश्तेदार, देखिएगा किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज कोई कार्य कर रहा है और आवाज सुनाई दी जा रही है, प्लीज जिसका भी हो। दीक्षा का माइक ऑन है मैम। दीक्षा चौधरी। प्लीज आपसे गुजारिश है आप आपका माइक ऑफ कर और दीजिएगा। दीक्षा, शायद उस बच्चे ने मोबाइल कहीं पर छोड़ दिया है और चली गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, आप समझिए इस बात को। दीक्षा प्लीज आप यदि हमारी आवाज को सुन रही हो, चलिए आवाज ठीक है ठीक है। हाँ मैम, हो गया ओके। हाँ, तो देखिएगा कि मांसाहार के समय में उससे पहले थोड़ी सी क्लियर, जिससे आपको स्लाइड पूरी दिखाई दे रही ना बेटा? हाँ जी, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैम। ओके, तो मांसाहार के समय में उससे पहले की कुछ दोषों का वर्णन अब रह गया है। ये दोष विवाह के से पहले की अथवा तुरंत बाद के हैं। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। अब मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा से मतलब हम पी रहे थे क्या?
नहीं, महात्मा गांधी जी। एग्जैक्टली। अब देखिएगा, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम अब आत्मकथा बता रहे से तो आप लोग समझ जाइएगा कि आत्मकथा से तात्पर्य अब यहाँ पर हम नहीं रहेंगे, हमारी जगह पर महात्मा जी आ गए हैं। तो अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा और हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फायदा है अथवा उसकी गंध में आनंद है। बीड़ी की एक, अब देखिएगा उनको गंध लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उस बीड़ी की बदबू को सह पाते हैं। हम हमारी बात बता रहे कि हमें तो बिल्कुल मतलब सह नहीं पाते हैं। यदि हम किसी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो झगड़ा हो जाता है, इतने झगड़ालू हैं इस गंध के बारे में कि अब मत पूछो। लेकिन अब आने आया है पढ़ाने के लिए तो हमें तो उसे पढ़ाना ही पड़ेगा चाव से, है ना। तो बीड़ी पीने में कोई फायदा है अथवा उसकी गंध में आनंद है, यह तो दोनों भी तय नहीं कर पाए थे, पर हमें लगा कि सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा है। अब देखिएगा कि उस जवानी में कोई ना कोई तो ऐसा प्रयोजन होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ करने में मजा आ जाता है। जैसे आजकल हम लोग यूं सोच रखते हैं हमारे कि बस मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल हम सबके पास होना ही चाहिए, यही हम सबको शौक लगा है। चाहे वह लेक्चर्स का है बहाना हो, चाहे वह अपने दोस्तों से बात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा शौक तो अभी वही है। लेकिन दोस्तों, हम आपका शौक क्या है उसे समझिएगा, यह मोबाइल आपके लिए क्यों दिया गया है इसकी भी सोच आप लोग रखिएगा। किस हालात में आपके पेरेंट्स ने आपको लेकर दिया हुआ है उसे भी समझिएगा। अब बीड़ी पीने का मुझे कोई फायदा हो रहा है या उसकी गंध में मुझे कोई आनंद आ रहा है, इससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं, पर हमें यह निश्चित तौर पर लगता है कि सिर्फ धुआं उड़ाने में कुछ मजा आता है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूकने की चौक, छोटे है ना। अब देखिएगा कि उस एज में जब बड़े लोगों का हम लोग अनुसरण करने लग जाते हैं, अनुकरण करने लग जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। लेकिन जब वो मेरे काका जी बीड़ी पीने की आदत उनको थी तो उनके द्वारा या दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूकने की इच्छा हुई। गार्ड में पैसे तो थे नहीं और इसीलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूठ फेंक देते थे, हमने उन्हें चुराना शुरू कर दिया। बीड़ी के ठूठ होते हैं ना, मतलब जो छोटा सा पिछला वाला जो हिस्सा होता है, हम क्या करते थे उस बीड़ी के ठूठ को जो उन्होंने फेंक दिया उससे उड़ाते थे और उसे चुराना शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग समझ में तो आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मैम। ओके, वेरी गुड। आप लोगों के बैच का ये आनंद मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भी सवाल करते हैं तो आपसे तुरंत आंसर हमें मिलता है। अदरवाइज ऐसा हो जाता है कि क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ, 10 बार पूछते हैं तो 10 बार भी हमें उस सवाल का आंसर नहीं मिल पाता। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारे बच्चे हम समझा पा रहे हैं, उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसका उत्तर कुछ नहीं मिलने के पश्चात हम ही खुद प्रश्नात्मक हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसा आपके बैच के साथ नहीं हो पाता है, बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम आप यहाँ पर रहते हो, आप इस क्लास के साथ जुड़ जाते हो, अच्छा लगता है। अब हम लोग बीड़ी के चूट को उठा रहे हैं। अब बीड़ी के ये चूट हर समय मिल नहीं सकते थे। क्यों नहीं मिल सकते थे? इसलिए नहीं मिल सकते थे क्योंकि पता नहीं ना कि चाचा जी ने कहाँ पर डाल दिया। काका जी पीते थे वो बीड़ी और पता नहीं कहीं पर भी डाल देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम समय समय पर उसे ढूंढते थे और उनमें से बहुत सा धुआं भी नहीं निकलता था, क्योंकि आगे वाला जो हिस्सा है ना तो उससे धुआं निकलता था, टूट से कितना धुआं निकलेगा। और अब क्या करते देखिएगा कि अब इसलिए कि किस कारण के लिए, तो बीड़ी को पीने के लिए। इसीलिए नौकरों की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने 1-8 पैसा चुराने की आदत डाल दी और हम बीड़ी खरीदने लगे। अब देखिएगा कि जब हमारी इच्छाओं पर अंकुश नहीं रहता, अब देखिएगा हम आपको इसलिए बताना चाहते कि जब हमारी इच्छाओं पर अंकुश नहीं रहता तब हम क्या करते हैं, चोरी लग करते हैं।
जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तब हम पैसे चुराने का प्रयास करते हैं, चाहे वो ईर्ष्या किसी भी चीज की हो, चाहे वह ईर्ष्या कपड़ों के संदर्भ में हो सकती है, चाहे वह ईर्ष्या पेन के संदर्भ में हो सकती है, चाहे वह ईर्ष्या हर किसी के संदर्भ में हो सकती है। क्योंकि हमारे घरों में हमारी जो गुड़िया है वो अक्सर पेन को चुरा लेती है ना, मतलब पेन चोर है। तो ये जो पेनों को या तो ये जो ईर्ष्या होती है ना, हाँ, मम्मी के पास तो इतना बढ़िया पेन है, मेरे पास नहीं है, बस मम्मी घर से बाहर निकली कि पेन उनके पॉकेट में चला गया, होता है ऐसा। लेकिन देखिएगा कि जब हम अच्छी चीज लेते हैं ना तो उसका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं, पेन की यदि चोरी करते हैं तो निश्चित ही तौर पर उस पेन की चोरी के पीछे कोई ना कोई तो प्रयोजन है, अच्छी राइटिंग होगी, अच्छा कुछ निर्माण होगा, कोई ना कोई तो जानबूझ के चोर देते हैं कि हम भूल गए, और पता चलता है कि उनके पैकेट में पेन चला गया, उसका निर्माण क्या हुआ, तो बहुत सुंदर राइटिंग, बहुत अच्छी एक कलाकृति का निर्माण हुआ। तो निश्चित ही तौर पर जो चोरी की गई है वो चोरी नहीं है दोस्तों, यह एक कला है, और उस कला के पीछे डालने वाली जो उसके पीठ पीछे होने वाली प्रेरणा है, तो उस प्रेरणा को भी हमें समझना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम उन नौकरों की जेब में पड़े हुए 2-4 पैसे, एक आध पैसा चुराने की जो आदत हमें लगी, तो वह चोरी की आदत हमें बीड़ी खरीदने के लिए लगी। पर सवाल ये पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रख के कहा। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों हम गलत काम यदि करते तो गलत काम हम बड़ों के सामने नहीं कर सकते, और इसीलिए बड़े घर में होना नितांत आवश्यक है। यदि मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं, दोनों अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं, मम्मी को तो फुर्सत नहीं है अपने कॉलेज से, पापा को तो अपने ऑफिस से छुटकारा नहीं है, तो छोटे बच्चे घर पर ही रहते और फिर मन चाहे काम कर ले, बीड़ी पीनी बीड़ी पी ले, ड्रिंक लेना ड्रिंक ले ले, जो चाहे करवा ले, कोई है रोक टोक करने वाला नहीं है। और जब बड़े अपने घरों में होते तो बड़ों का कितना मूल्य होता है हम लोग नहीं समझते, अब नहीं समझ में आ रहा है। जब बूढ़े हो जाओगे तब, जब बूढ़े मतलब आपके जब बच्चे हो जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि घर में जब बड़े होते हैं उसका कितना महत्व होता है, कितने संस्कार हमारे बच्चों पर वो लोग डालते हैं। बड़ी प्यार वाली चीज है दोस्तों, उसे समझिए, उन्हें संभल कर रखिएगा। तो जैसे तैसे 2-4 पैसे चुरा कर कुछ हफ्ते काम तो चला लिया, और इस बीच सुना कि एक प्रकार का वो पौधा होता है जिसका नाम मैं भूल गया, और जिसके डंठल जो होते हैं वो बीड़ी की तरह चलते हैं और फूके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे। देखिएगा दोस्तों कि जब हम बीड़ी के जैसा एक कोई डंडल होता है जो बीड़ी की तरह जलता है और उसमें से फूका जाता है, जब हम फूकते हैं ना तो बाहर से धुआं आने लगता है। पता है कि आपको पपीते का जो डंडल होता है वो भी वैसे ही होता है। आप यदि आपके घर में, आपके पड़ोस में यदि पपीता का कोई डंडा होगा तो आप उसे उस जो डाली होगी तो उसके पत्ते को निकालिएगा, कट कीजिएगा, है ना। तो एक जगह पर यदि उसे फूकते तो दूसरी जगह से वह फूका हुआ जो है ना वो बाहर आ जाता है। तो जैसे ही आग लगाई जाती है और हम यहाँ से फूकते तो धुआं अपने आप निकलते हुए आएगा। अब देखिएगा, पर हमें संतोष नहीं मिलता। संतोष होना चाहिए दोस्तों, लेकिन संतोष किसी के पास है नहीं। और आजकल तो हम किसी और, खास तौर पर हम नारी होने के बाद भी हम अपनी वास्तविकता को भी तो स्वीकार करें। क्योंकि यदि महात्मा जी जैसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते, चोरी किए गए कुछ सब समाज के सामने रखते, तो हमारी जैसी औरतें हम अपने संतोष को क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर का संतोष आज जीवित है? आपसे सवाल कर रहे हैं। जी मैम। है? नहीं है। हमारे अनुरूप हम सभी लोगों का संतोष जीवित नहीं है। यदि संतोष जीवित होता तो घर में समाधान होता। समाधान यदि घर में होता तो शांति अपने घर में होती है। लेकिन संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, शांति नहीं है, और जब शांति नहीं है तो लड़ाई झगड़ा है। निश्चित ही तौर पर अब संतोष पर आ जाते फिर से एक बार, संतोष की जगह पर नहीं है। क्योंकि आज मेरे पास यदि एक ड्रेस हमने लिया हुआ है, एक साड़ी हमने ली हुआ है, और पड़ोसन के पास यदि नई साड़ी ली होती तो हम क्या करते, अपने पति के पीछे लगते हैं, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। और यह संतोष हमारे बीच में होना चाहिए कि यार उसके पास उसने लिया हुआ है लेकिन उससे अच्छी साड़ियां मेरे पास है, ये संतोष है बेटा।
और ये संतोष को आत्मसात करना हमें आना चाहिए, और संतोष हमारे बीच का अब खत्म हो चुका है। और इसलिए जो संतोष उन्हें उस बीड़ी पीने के रूप में होता था, वह संतोष आज हमारे बीच में जागृत करने का प्रयास महात्मा जी करना चाहते हैं। अपनी पराधीनता में अखरने लगे। अब देखिएगा, हमें पराधीन हो गए अब, है ना। अब तो स्वतंत्रता है, लेकिन उस जमाने में पराधीनता थी, क्योंकि उस जमाने में हमारे साथ हमारे बड़े रहा करते थे। आज शायद ही हमारे घर में बड़े लोगों की आज्ञा को हम एक्सेप्ट करते, आत्मसात करते हैं। हमें दुख इस बात का भी था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, या सारा प्रिंट आपके सामने है, हम हमारे पॉकेट का एक भी वर्ड आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि हम शेयर करते तो शायद आप यह कहते कि मैडम तो बड़े बड़े उपदेश देते हैं, और हमें उपदेश नहीं सुनना है, हमें तो केवल लेक्चर सुनना है, वो भी हमारे बुक में जो दिया गया है उसी बुक के अर्ज को हमें पढ़ना है, न तो मैडम के लेक्चर को, बल्कि हम मैडम के उपदेश को। तो हम बेटा आपको कोई उपदेश देना नहीं चाहते, लेकिन आपकी बुक में जो दिया गया है उसे हम आपको समझाना चाहते हैं कि हमें संतोष नहीं है, अपनी पराधीनता में अखरने लगे। हमारी पराधीनता क्या है देखिएगा, तो हमारी पराधीनता यह है कि आज हम लोग स्वतंत्रता के साथ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आज हम बड़ों की आज्ञा कितने मानते हैं मुझे नहीं पता। क्या आपके घरों में बुजुर्ग लोग हैं? कितने लोगों के घर में बुजुर्ग लोग हैं बताइएगा? दादा दादी हो या नाना नानी हो? यस मैम। बहुत अच्छा लगा पल्लवी कि आपके घर में है। और कितने लोगों के घर में है? जॉइंट फैमिली के साथ आप लोग यदि रहते हैं तो आप आपके माता पिता के साथ रहते हो, आपके दादा दादी के साथ रहते हो, तो दोस्तों देखिएगा कि जितनी बार आपको वो आज्ञा देते हैं, क्या हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं? और नहीं करते हैं तो आज से उनकी आज्ञा का पालन करना नितांत अनिवार्य होगा, क्योंकि हम नहीं कहना चाहते। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये महात्मा जी ने उस समय में कहा था, और ये इसी का आप लोगों को दिए जा रहे हैं कि बड़ों की आज्ञा के बिना हमें कुछ भी कार्य नहीं करना है। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। देखिएगा कि जब पराधीनता बढ़ जाती है तो हम अपने आप में ऊब जाते हैं। हमने ऊबने वाली बात कही, अभी अभी हमने ऊबने वाली बात कही कि हम लोग अब जब लॉकडाउन चला तो हम कितने ऊब गए थे, लेकिन हमें ऊबना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, चलो अब हम लोग आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? चलिए, पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। धतूरे का बीज देखा है आपने? धतूरा देखा है कि धतूरे का फूल होता है पर्पल कलर वाला, देखा है क्या? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो जो इस कलर का होता है ना, जो हम ये कलर पहने हुए हैं, हाँ जी, इस कलर वाला होता है, पर्पल कलर वाला, तो इतना सुंदर दिखता है वो, और उससे सुगंध भी आती है, बहुत अच्छा होता है। तो हमने सुना कि धतूरे के बीज और उसका फल जो होता है तो उसके बीज खाने से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या किए? घने जंगल में जाकर बीज लेकर आए। शाम का समय तय कर लिया, आत्महत्या करने का समय भी हमने तय कर लिया। चलो अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हम लोग केदारनाथ जी के मंदिर में चले जाएंगे। केदारनाथ जी के मंदिर की दीप माला में हमने घी चढ़ा, मरने से पहले कुछ अच्छा कर्म करके जाए, है ना। तो केदारनाथ जी के मंदिर की दीप की माला में हमने घी चढ़ा दिया, दर्शन भी कर लिया और एकांत खोज लिया, पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों न पराधीनता ही सह ली जाए, फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़े। दोनों मौत से डरे और यह निश्चय कर लिया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। देखिएगा दोस्तों कि जो देह हम लोगों को दिया हुआ है ना, मैं क्या हूँ, है ना, क्या मेरा स्वयं का एक अस्तित्व है? पहले तो अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि क्या मैं अपने आप को अच्छा फील कर पाता हूँ या कर नहीं। यहाँ पर मतलब हमारे कॉलेज में लड़के नहीं है ना, तो क्या मैं अपने आप को अच्छा फील कर पाती हूँ? तो हाँ दोस्तों, हम किस प्रकार से अपने आप को आत्महत्या करने से बचाएं?
अब देखिएगा, हम तो आत्महत्या करने के लिए चले जा रहे हैं, जहर में कौन देगा? हमने बस तो सुनी सुनाई बातें थी, धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है, घने जंगल में भी चले गए, वहां से बीज भी लेकर चले आए, लेकिन क्या करे, हिम्मत नहीं बनती है ना मरने की। और फिर शाम का समय भी तय कर लिया, और मरने से पहले कुछ भगवान के श्री चरणों में भी तो काम कर ले। फिर कौन सा काम कर ले? तो केदारनाथ जी के मंदिर में दीपक माला और घी चढ़ा दिया, दर्शन भी ले लिया, और एकांत खोज लिया। एकांत क्यों खोज लिया? क्योंकि कोई हमें देख न ले। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या, क्यों न पराधीनता ही से ली जाए। फिर भी 2-4 बीज खा लिए, अधिक खाने की हिम्मत न पड़ी। दोनों मौत से डरे और निश्चय कर लिया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या की बात हो जाए। दोस्तों, ये जो देह हम सभी लोगों को मिला हुआ है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितने भी गलत फैसले यदि लेते हो, यदि आपसे कोई गलतियां होती है, तो कम से कम आपकी गलतियों को स्वीकार करना आना चाहिए। उन गलतियों को आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करना आना चाहिए। यदि हम अपनी पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई दोस्त यदि आपके साथ नहीं मिलता है तो हम आपके दोस्त है बेटा, हम आपके साथ आपकी हर समस्या को कायामन वाचा आपकी जो भी समस्या होगी प्लीज शेयर में। जो भी समस्या होगी, आपकी पारिवारिक हो सकती है, आपकी शारीरिक समस्या हो सकती है, आपकी अपनी निजी कोई भी फैमिली की जो भी मतलब जो भी हो सकती है। अब आप इससे तात्पर्य समझ गए होंगे कि जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या के साथ यदि आप हमारे साथ आते हैं तो कम से कम आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन जो कार्य उस जमाने में हमारे महात्मा जी ने किया था, आत्महत्या करने का प्रयास किया था, वो हमें करना नहीं चाहिए। क्योंकि यह जो देह अत्यंत सुंदर हमारे माता पिता ने हमें दिया हुआ है, इस सृष्टि के रोम रोम में जो शक्ति विराजमान हो गई है, उसे में आत्मसात करना होगा, उसे में स्वीकार करना होगा। और देखिएगा कि आत्महत्या करने के लिए तो निकले थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती है, एकांत खोजते लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। और फिर सरलता से उनकी समझ में आया, मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं है। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है, अथवा यह कहना ठीक होगा कि कोई असर होता ही नहीं है। कई लोग होते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, होते हैं ना बहुत धमकियां देते लोग। तो ऐसे आत्महत्या की धमकी देने वाला व्यक्ति कभी मरता नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जो भी कोई मरने वाला होता है ना, तो वो अपने आप को कभी नष्ट कर देता है, लेकिन वो बहुत बड़ी मूर्खता है, धर्म के विरोध में है। अपनी आत्मा की हत्या करना धर्म के विरोध में है। जो भी है, जैसा भी है, उसे हमें स्वीकार करना आना चाहिए। जितनी भी जिंदगी की वास्तविकता है, जितनी भी जिंदगी की कुटिलता है, उन सभी कुटिलता को हमें स्वीकार करना आना चाहिए। हमें आत्महत्या करना घोर पाप कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, धर्म के विरोध में है। अब देखिए, आत्महत्या तो उन्होंने छोड़ दिया, अब बीड़ी पीने की आदत से कैसे छुटकारा करते देखिएगा। यहाँ तक समझ में हाँ जी मैम, आज वो सोशियोलॉजी का प्रोग्राम है तो मैम ने बोला था कि रूपाली मैम को बोलना 5-10 मिनट जल्दी खत्म कर दे लेक्चर, वो हमें ज्वाइंट करना है मैम। तो ठीक है, जो नया पॉइंट है, नए पॉइंट से हम लोग कल की तासिका से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें भी उस प्रोग्राम के लिए आना है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर उसी प्रोग्राम में। ओके, और सब लोगों को जुड़ना है बेटा, ठीक है? हाँ मैम। ओके मैम। ओके, बाय।